बस है नहीं वो चलाना है बस 2 बाकी से बंद बाकी बंद कर। कौन कौन सा चल रहा है? नहीं वो पीछे बंद कर। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा कंप्लीट कर रहे थे तो रिवाइज किया क्या जाके कंफ्यूजन तो नहीं सब कल से रिलेटेड नीचे स्टार्ट हो गया। एक बार रिवाइज कर ले क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा देखने कहां तक पहुंचा था इसे कंप्लीट करवा दो। क्वेश्चन नंबर 2 कहां तक हुआ था अभी कंप्लीट करना रहता है। इन्वेस्टमेंट इनकम की कल मैंने एंड में एक वर्किंग लिखी थी उसको जरा देख के रिवाइज कर दूंगा। ये सही नहीं सुना यार। सही है। ये वर्किंग बड़ा हो गई थी सारी। ये वर्किंग समझ आ गई डेटाबेस। चले सर इस वर्किंग की बेस पे जरा इन्वेस्टमेंट इनकम फाइनल करवा दूंगा। उसको लिख लेते हैं बाद में पहले आप जरा ये डेट वाइज दोबारा देख लेंगे। जी सर 5 लाख से शुरू कर लें जरा पहले जरा प्रिंसिपली डिसाइड कर लें फिर इसमें से क्या आना है क्या नहीं वो उसका डिसीजन लगा। 5 लाख कब लोन लिया सर? सॉरी मेरा वर्ड सही नहीं है। 5 लाख कैश कब आ गया? इन्वेस्टमेंट इनकम की वर्किंग करते हुए आपके जहन में कैश की बहस आनी चाहिए और लोन की वर्किंग करते हुए लोन की वर्क इंटरेस्ट की वर्किंग करते हुए लोन जहन में आना चाहिए। तो प्लीज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश एज ऑन 1st January 2005 आफ्टर obtaining द लोन? 5 लाख आ गया था सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढे इन्वेस्टमेंट इनकम का। इन्वेस्टमेंट इनकम का इंटरेस्ट रेट ढूंढिएगा 6%। 6% था सर। तो क्या इस 5 लाख पे कुछ अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम आनी चाहिए? सुनने ये 5 लाख कब आ गया था सर? नहीं वो बात की वैसे कैपिटलाइजेशन से पहले ये नहीं मैं वैसे प्रिंसिपल पर बात 5 लाख 1 जनवरी का आ गया था पहली दफा इस्तेमाल हुआ जाके 1 मार्च को। तो 2 महीने जनवरी फरवरी पे इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है लेकिन वो कमेंसमेंट से पहले की है लेकिन बनती है। तो पहले प्रिंसिपल डिसाइड कर लें किस पे कितनी कितनी बनती है। देन फिर 1 मार्च को क्या हुआ 3 लाख निकल जाने से बचा कितना? तो अब 2 लाख इन्वेस्ट होगा या 3 लाख? ये भी क्लियर रखना है जो अमाउंट चली गई वो खत्म हो गई। आपके पास कितनी रह गई? तो 2 लाख किस दिन बचा? 1 मार्च। कब उसमें से दोबारा इस्तेमाल हुई अमाउंट? 30 अप्रैल। तो क्या मार्च का पूरा महीना और अप्रैल का पूरा महीना 200,000 पे इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होनी चाहिए। फिर कितनी पेमेंट होगी सर? 1 लाख पेमेंट होने के बाद कितने पैसे बच गए सर? 1 लाख किस दिन बच गया? सब चल जाएगा 2 मिनट कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। ये गेम सीरीज है। कितने पैसे बच गए थे 1 मार्च पे? 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख कब पे हुआ? कितने पैसे बच गए फिर? 1 लाख कब बच गया? 30 अप्रैल पे। गौर से देख सकें 30 अप्रैल पे कितने चले गए कितने बच गए? अब सरप्लस फंड्स कितने रह गए? जो बच गए लाख वो रह गए। किस दिन रह गए? 30 अप्रैल
कब उसमें से इस्तेमाल हुए? नहीं इस्तेमाल हुए, बल्कि क्या हुआ, एडिशन हो गई, एडिशन हो गई। लेकिन यार रुक के जरा सोचे, क्या जो 1 लाख बच गया था 30 अप्रैल पे, वो मई का पूरा महीना सरप्लस रहा? 4 लाख इजाफा हुआ, फिर 5 हो गया, ठीक है। लेकिन ये 1 लाख जो बच गया था 30 अप्रैल पे, ये एक महीना सरप्लस रहा है। किस एक महीने? अप्रैल का एंड हुआ हुआ है और जून का स्टार्ट हुआ हुआ है। इसमें 2 महीने नहीं बनते। अप्रैल एंड है 30 अप्रैल, 1 जून है, तो दरमियान में सिर्फ कौन सा महीना बनता है? मई का एक महीना। 1 लाख पे इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। फिर 1 जून को क्या हुआ, 4 लाख और आने के बाद कितना हो गया, तब 5 लाख फिर बैलेंस हो गया। किस दिन? तो 5 लाख में से कब पैसे इस्तेमाल होने शुरू हुए? जून और जुलाई का पूरा महीना, 31 जुलाई पे जाके पेमेंट हुई है। जून और जुलाई का पूरा महीना कितने पैसे एज इट इज रहे? 5 लाख पे 2 महीनों की इन्वेस्टमेंट इनकम आनी है। फिर 31 अगस्त में, 31 जुलाई पे आ जाए, कितने कितने पैसे चले गए, कितने बच गए? 180 किस दिन बच गए? 31 जुलाई में बच गए। कब तक बचे रहे? चाहिए उसके बाद फिर इसमें कोई खर्चा नहीं है, तो ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इस 180 पे ही आएगी। लेकिन हमारा फिर सीज डेट आ रही है 31 अगस्त पे, तो देयरफॉर 180 हम कितने मंथ्स की इनकम कंसीडर करेंगे? 1 मंथ की। ये क्योंकि मैंने अकेले सोचा है, आप लोगों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो एक दफा दोबारा जरा जल्दी से हो जाए। जी वैसे स्टार्ट मुजम्मिल 5 लाख से शुरू करेंगे। 5 लाख पे कितने मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम? एवरीबडी, साथ है मुजम्मिल, एवरीबडी। कौन से दो? जनवरी फरवरी। लेकिन बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट डेट थी क्वेश्चन में 1 मार्च, कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट डेट। तो जिस टाइम पीरियड की इंटरेस्ट इनकम नहीं, सॉरी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं ले रहे आप, उस टाइम पीरियड की फिर इन्वेस्टमेंट इनकम भी इस वर्किंग में कंसिडर नहीं होगी। तो फर्स्ट 2 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है 5 लाख रुपीज पे, लेकिन ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा बने, अदर इनकम बने। तो हमारी वर्किंग किस अमाउंट से शुरू होगी? 1 मार्च से किस अमाउंट से शुरू होगी? 2 लाख से या 3 लाख से? अब मेरा ख्याल यहाँ लिख लेते हैं, मुझे पहले लिखवा दो, आप फिर इस तरह लिखिएगा, मैं बता दूं आप कैसे लिखेंगे। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट है 6% इन्वेस्टमेंट इनकम। 6 सोच के बता दें कितने लिखवा, अब खुद से डेट से करना, कितने महीने? 1 मार्च को 2 लाख हो गया था, इस्तेमाल कब हुए जाके? 30 अप्रैल। कितने महीने बनते? कौन से दो? मार्च अप्रैल। अमाउंट से इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अब किस अमाउंट पे जाऊं? 1 लाख। कौन सा 1 लाख, ब्रैकेट वाला या विदाउट ब्रैकेट वाला? ब्रैकेट वाला क्या है? पेमेंट हो गई। हमें कंसर्न किससे है? जो रिमेनिंग बचा 1 लाख बचा, कब बचा, कब बच गया, बच गए कब, पैसे बच गए, कब तक बचे रहे? ये 1 लाख एज इट इज कब तक रहे? 1 जून तक। बाद में फिर उसमें इंक्रीज आ गया। कांस्टेंट ढूंढना है हमने, चाहे इंटरेस्ट इनकम की वर्किंग हो रही हो या इंटरेस्ट एक्सपेंस की। क्या ये 1 लाख रुपीज जो 30 अप्रैल पे बच गया था, जून का, सॉरी मई का पूरा महीना एज इट इज आउटस्टैंडिंग रहा? तो 1/12 कौन सा? मई का महीना। 1/6 कौन सा महीना है? 1 जून। 1 जून शुरू हो गया। 1 जून को क्या हुआ, 4 लाख और आया। अब 4 लाख पे इनकम होगी। 1 लाख पहले भी था, 4 और हो गया। किस दिन 5 लाख हो गया? 1 जून पे। टोटल मिला के कितने मंथ्स फिर 5 लाख एज इट इज रहा? जून पूरा जुलाई। 31 जुलाई पे क्या हुआ? फिर चेंज आ गया ना, चेंज आ गया। लेकिन फिर 2 दफा चेंज आया, उसी दिन 2 दफा चेंज आया। तो फाइनली इस चेंज के बाद फिर कितने पैसे रह गए? अब वर्किंग किस पे करो? 180 पे। 180 कब हो गया था, कब हो गया था, कब तक रहा? एंड तक रहा होगा, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमने कहा रुकना भी अब है।
31 अगस्त पे क्यों रुक जाना हमने? सीज डेट आ रही है तो सीज डेट के बाद का और कमेंसमेंट डेट से पहले का अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो आपकी इस कैपिटलाइजेशन की वर्किंग में नहीं कंसिडर होंगे। तो 1/12 ओके। लेट मी फिनिश इन, मैं जरा डेट्स को इन सॉरी मंथ्स को जरा एक्सप्लेन कर दूं कौन कौन से हैं। अप्रैल तो कौन सा है? मार्च अप्रैल पहला ऐसा है। इसके बाद एक कौन सा है? मई। फिर दो कौन से हैं? 2 जुलाई। और फाइनली ये कौन सा है? अगस्त। और पहले दो क्यों नहीं लिए? आप लोग इस तरह करें, मेरा ख्याल है अगर इसी तरह वर्किंग करनी है तो शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, क्योंकि आपके पास स्पेस ना हो। तो आप लोग इन अमाउंट्स को जिनको आप कंसिडर करना है हमने, इनको दोबारा उठा के नीचे लिख के वर्किंग करना। मतलब बैलेंसेस जो कैलकुलेट हो गए फाइनली, ये 2000 सॉरी 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, इनको यूज करके दोबारा वर्किंग। ये ऐसी चला दे सर, उधर मान है रिमोट, सेकंड सेकंड लास्ट। ठीक है चलाना 24 में आपको कितने पे चलाना है? पूछ रहे हैं भाई से। जी मिस्टर मुजम्मिल, कितने पे चलाना है? अपने पास रख लो रिमोट, दे दे भाई को, दे देना। ठीक है बस करें सर, अब खेलना शुरू हो गया। मुजम्मिल को दे, मुजम्मिल ठीक। नहीं नहीं, अगर नहीं चल रहा फिर वो नहीं चल रहा, खराब है। नहीं अब फिर पिछली स्टेज पे चलेगा, पिछला चल रहा कैंडी तरफ, आगे चल गया। नहीं अब चल गया, अब फिर कैंडी पीछे चल गया, वो पीछे वाली चेज। ठीक है, खराब हो गया, बस चल रहा है। रिमोट तो नहीं दूसरा इसका, ये जो दरम्यान में। नहीं चल रहा, दे दे रिमोट। ये मिस्टर मुजम्मिल मेरे फिगर्स लिख पानी आपने पहले साहब। 2000 500 5900 एक सम कर लो। वैसे इस वक्त जरूरत नहीं है ऐसी की, आप लाल जो आ रहे हैं इन्होंने बीमार होना है, थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। क्लास में बैठ के यकीनन गर्मी लगनी पूरा सेशन, दरवाजे बंद है लेकिन बाहर से आपने जैकेटें पहन के आना है, अंदर आते ही पसीना आना है, इधर एसी चल जाना है, जाते फिर आपने एकदम उठ के निकलना है। तो इस चीज पे एहतियात रखिएगा। मुझे इतराज नहीं, सारे चला लें, लेकिन देख लें, बाकी आपकी चॉइस है। ये हो गया टोटल, किस चीज का टोटल है? एनी गिवन इन मंथ्स, एनी इशू? ऐसे नहीं कोई इशू है, वैसे ही आ रहा था। नहीं ये भाई, ये सरिये से उठाए वर्किंग टू बना रहे थे, कहाँ इस करना भी फिर इन्वेस्टमेंट इनकम के सामने लिखें 30
सॉरी 8400, इन्वेस्टमेंट इनकम इज नाउ 8400। और अब इस इन्वेस्टमेंट इनकम को किसमें से लेस करना है? किसमें से लेस कर दें सर? और क्या निकाल लें? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। Borrowing cost to be capitalized. Final answer is 30350. मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गया? मेरी रिक्वायरमेंट से देखना पढ़े जिन्होंने लिखे। अगर कोई लिख रहा तो कहीं नहीं बता दें। यहाँ तक हो गया नोट? जाने स्टूडेंट्स यहाँ तक लिखे। सर जी को थोड़ी सी संजीदगी पैदा करें सर पढ़ाई के हवाले से। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आप डेली आए, टाइम पे आए, टाइम पे जाएं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। हम तो बेटा इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही नहीं चल पा रहे। इसे ऑप्शनल बनाएं, किसी दिन रिकॉर्डिंग ले लूंगा, किस दिन ये कर लूंगा, इकट्ठा ले लूंगा, संडे को सारा ले लूंगा, आखिरी महीने कर लूंगा। गेम जाती है वहां तक। प्लीज ये ना कीजिएगा। व्हाट इज द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड? डेली प्लीज आए, साथ साथ काम करें। ये तो जस्ट बेयर मिनिमम है। ठीक है फ्रेंड्स? मुजम्मिल सबसे ज्यादा रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे मेरी नजरें बद से बच जाए, कल भी याद है। अगर आपने फिजिकल क्लास में एडमिशन लिया है तो प्लीज फिजिकली आए। आज रहने देता हूँ, नींद आ रही है, ये तो रोज होना। अभी तो थोड़ी सी ठंड आनी है, तो कॉस्ट तो वैसे ही गई, तो अभी तो आनी है थोड़ी सी, अभी तो थोड़ी सी आनी है। तो अभी अगर ये हालात हैं तो बाद में क्या होना है? और फिर जहन में ये अगर कॉस्ट तो ली नहीं तो ये भी इकट्ठा ही शाम को लूंगा। इकट्ठे दीवार को क्यों ना ले लो, देख लें। लेकिन इससे बिल्कुल ही काम खराब होना है। बल्कि मुझे लग रहा है मेजोरिटी खराब हो गया है, खराब हो चुका है। बी रिक्वायरमेंट से सफर बहुत ज्यादा लंबा है सर, स्टार्ट ही बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। Calculate the carrying amount of assets as on 31st December 2005, assuming that useful life is 5 years। इस तरह की वर्किंग कल क्वेश्चन नंबर 1 में भी हुई है। एक दफा फिर मेरे से सुने और दोबारा फिर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या फाइंड आउट करना है? कैरिंग एज ऑन, ठीक है। 31st December 2005। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला बोलना। इन क्वेश्चंस में कॉस्ट ढूंढने का तरीका रिवाइज करवा दें। नहीं सर लोन नहीं, सर लोन खर्चे खर्चे सर ये खर्चे। एक्सपेंडिचर प्लस बोरिंग कॉस्ट, एक नजर देखो क्वेश्चन नंबर 1। एक्सपेंडिचर प्लस बोरिंग कॉस्ट। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ढूंढना इस सवाल में। एक्सपेंडिचर में एक वर्ड शायद बहुत ज्यादा बोलना है। आपको पता है मैं किसको बोल रहा हूँ? ये जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पेड है, ये खर्चे हैं, इनकी डबल एंट्री भी शायद मैं लिखता हूँ कहीं कहीं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जहाँ डेबिट 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 करी जा रहा हूँ, तो 3 लाख जमा 1 लाख जमा 2,20,000 ऐसे ही। तो ये तो एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। बोरिंग कॉस्ट ढूंढ के प्लस करें, करें फाइनल। तो व्हाट इज द मीनिंग एक्सपेंडिचर्स? जो एसेट पे अमाउंट्स इंकर हुई हैं, 3 लाख प्लस लाख प्लस 220। इकट्ठा करके एक दफा सॉल्व ना कर लिया, लिख के सॉल्व करें। ये बाद में फिगर्स ढूंढनी भी है। सम बन जाएगा इनका 620। एक्सपेंडिचर्स कहाँ हुए हैं, किस चीज के खर्चे हैं?
एसेट पे क्या खर्चे हैं? कंस्ट्रक्शन के क्या खर्चे होते हैं? नहीं ये बोल रहे, मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूँ, ये जब तक क्लियर ना हो तो इसी बंदा हवा में। बिल्डिंग बनाने में क्या खर्चे होते हैं? हाँ जी, उन्हीं की बात है, ये उन्हीं सीमेंट बजरी ईंटों की बातें हो रही हैं। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि आप खुद एसेट बनाने की बजाय किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं, तो आप उसको पैसे दे देते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर ये सारी चीजें खरीदता है। तो या अगर आप खुद बना रहे हैं तो ये चीजें खुद खरीद रहे हैं, और अगर आप किसी से बनवा रहे हैं तो आप उसे पैसे दे देंगे, वो खुद ये चीजें खरीद के आपकी बिल्डिंग बनाएंगे। इन आइदर ऑफ द केस अल्टीमेटली ये खर्चे मींस बिल्डिंग बनाने के खर्चे, मींस मटेरियल, लेबर कॉस्ट, और अगर कोई ओवरहेड कॉस्ट है। और मटेरियल मींस सीमेंट बैग्स, बजरी, ईंटें एक्सेट्रा, स्टील वगैरह जो भी इस्तेमाल होना है। ठीक है, लेकिन क्या इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई लोन लेने पड़े? और लोन लेने पे जो इंटरेस्ट इनकर हो गया, क्या वो भी इस एसेट को बनाने का खर्चा कंसिडर हो गया? तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पे ढूंढा करेंगे, बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई थी। तो व्हाट इज द बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड? 30,000। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई इशू नहीं है यार, बस पानी खत्म हो रही है, लेकिन साथ साथ चलने की जरूरत होती है। अगर यही चीजें क्लियर तो आगे फिर क्या क्लियर होगा? टोटल 650 350, व्हाट इज दिस? टोटल कॉस्ट। अब क्या लेस करना है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जो टोटल एप्रिसिएशन चार्ज होगी, ये कैसे कैलकुलेट करूँ हम? डेटा ढूंढे डेटा ढूंढे डेटा ढूंढे, मेथड ढूंढे, नहीं गिवन ना तो स्ट्रेट लाइन, रेजिडुअल वैल्यू ढूंढे, नहीं गिवन, लाइव ढूंढे, 5 मंथ्स ढूंढे। इस बताएं एसेट कब अवेलेबल फॉर यूज हुआ है? बताया ही नहीं हुआ, बताया ही नहीं हुआ। बताया हुआ है, किसी एक लफ्ज के अंदर बताया हुआ है। सीज डेट कब आती है? नहीं, सीज डेट कब आती है? जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया हो, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया हो, अवेलेबल फॉर यूज हो गया हो, तो सीज डेट ढूंढना जरा। ठीक है, सीज डेट इज द डेट व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। तो कौन से मंथ्स काउंट करेंगे? आगे पीछे, ऑनवर्ड्स या बैकवर्ड्स? किस डेट से ऑनवर्ड्स? व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। क्या करूं? 650 350 350 minus 0, what is minus 0? Divide by 5 multiplied by 4/12। बनते तो 5 है वैसे यार, 4 बना लिए सबने आंसर्स, क्योंकि अभी पहले साल के 4 महीने गुजरे हैं, तो यही डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड भी है। therefore finally carrying amount is 606 993। ओके सर, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? नोट करके जरा काइंडली बता दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली लिखिए। चले सर, यहाँ हमने 2 क्वेश्चंस की बेस पे जरा स्पेसिफिक बोरिंग्स की डिस्कशन की है। अब हम जरा पहले इंडिविजुअली जनरल बोरिंग्स की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हमें फाइनली जाना है कि अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोरिंग से भी फंडिंग हुई भी एसेट के लिए और जनरल बोरिंग से भी हुई हुई है, तो देन फिर कैसे वर्किंग होगी। फिलहाल हम किस हेडिंग की तरफ जा रहे हैं? पेज नंबर 64, जनरल बोरिंग एक हेडिंग मिलेगी।
हमारी सारी डिस्कशन इस वक्त इस एंगल से जारी है कि बोरिंग कॉस्ट ने अगर कैपिटलाइज होना है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बोरिंग्स. नंबर वन इज and number two is what is the formula to capitalize the borrowing cost in case of specific borrowings. Interest incurred on outstanding balance of loan and less investment income if any on temporary investment of surplus funds. तो ये बहस यहाँ तक किसकी खत्म हुई है? अब किसकी बहस शुरू हो गई है? पेन हाथ में पकड़ लें और जनरल बोरिंग्स जहाँ लिखा हुआ है वहां से जरा पढ़ना शुरू करें मेरे साथ साथ. टेंशन फ्री रह के रिलैक्स होकर पढ़ते जाइए. If a loan is for more than one purpose, specific loan क्या होता है? इसका sole purpose, only purpose qualifying asset. लेकिन अगर कोई loan has more than one purpose, including qualifying asset, then the loan is called as general purpose borrowing. कोई भी long term loan, कोई भी short term loan, कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी लोन अगर एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए है और उसमें से कुछ पैसे क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी इस्तेमाल हो गए हैं तो अब वो लोन क्या नहीं कहलाएगा स्पेसिफिक, बल्कि क्या कहलाएगा? जनरल पर्पस लोन कहलाएगा. एक सेंटेंस और पढ़ने वाले. These funds may be utilized for buying inventories, paying of expenses and multitude of other purposes in addition to the acquisition, construction और प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी. बहुत से मकासद के साथ साथ क्वालिफाइंग एसेट पे भी पैसे इस्तेमाल होंगे. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेट्स से बड़ा एमसीबी बैंक से लोन लिया 20 मिलियन, एंट्री बढ़ कैश डेबिट लोन क्रेडिट. कैश डेबिट पे एक सेकंड गौर करें, क्या 20 मिलियन आ गया? 20 मिलियन कैश अब अवेलेबल. अगर आपका प्लान ये है कि ये कैश जो 20 मिलियन का है बस किसी क्वालिफाइंग एसेट के लिए तो फिर तो ये स्पेसिफिक. लेकिन अगर आपका प्लान ये है कि जो 20 मिलियन का कैश अब अवेलेबल हो गया इसको जहां जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे तो देन अब ये लोन जनरल पे है. बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो बैंक कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा. बैंक को इससे कोई कंसर्न होगा कि आप अपना ये कैश कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ, आपने शायद बताया तो होगा हम इस मकसद के लिए चाहते हैं, कोई ना कोई एग्रीमेंट में लिखा होता है कि क्या करना है कि क्यों करना है, लेकिन उसके बाद वंस द कैश इज अवेलेबल आपकी अपनी चॉइस होती है. हाँ, बैंक किस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि उसका लोन टाइमली रीपे हो, प्रिंसिपल और जो ड्यू डेट्स है उस पर इंटरेस्ट रीपे. तो बैंक इस 20 मिलियन पे इंटरेस्ट लेगा जितना जितना अरसा ये बैलेंस आउटस्टैंडिंग लेगा. ठीक है सर. लेकिन लेट्स अज्यूम ये जो कैश अवेलेबल है इस कैश को हमने इस तरीके से इस्तेमाल किया. नीचे 5 मिलियन यूज हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर. सपोज को सैलरीज दी अपने एम्प्लॉइज को तो फैक्ट्री में बिजली का बिल आए थे, एंट्रीज बोला एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. कोई लोन नहीं. लोन कब डेबिट क्रेडिट होगा? और लोन लेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, वापस करेंगे डेबिट होगा. कैश इस्तेमाल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? एक्सपेंसेस डेबिट कैश. कितना कैश अवेलेबल था? 20. कितना रह गया होगा? 15 रह गया होगा. 5 सवाल. अगली लाइन में फिर 2 मिलियन व्हीकल्स की परचेज में इस्तेमाल हो गया. क्या व्हीकल एसेट है? एसेट है और क्वालिफाइंग भी है. क्वालिफाइंग एसेट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम बना रहे हो, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहे हो. व्हीकल्स, अनलेस व्हीकल्स हमने खुद बनाई हो, लेकिन नॉर्मली व्हीकल्स कैसे आती हैं? बनी बनाई आती है. एसेट है लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं है. एंट्री बोलो व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट. कितना कैश और गया? कितना पड़ा था? कितना पड़ा था? 20 -5 हुआ था, फिर -2 होने के बाद अब कितना रह गया है? 15 में से 2 लेस हुआ 13 रह गया था. अब लेट्स से बेटा जब ये पैसे 30 मिलियन पड़े थे तो आपका प्लान ये बना कि हेड ऑफिस बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं और जहन में ये आया कि यार ऑलरेडी पैसे अवेलेबल है, 13 मिलियन कैश अवेलेबल है,
तो किसी नए लोन को लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या अवेलेबल है, क्या करने की जरूरत नहीं है? कैश अवेलेबल है, नया लोन लेने की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट आपने बनाना शुरू कर दिया और सपोज 10 मिलियन इसी लोन में से क्वालिफाइंग एसेट के लिए लगा लिया, क्या ये लोन स्पेसिफिक लोन कहलाएगा? क्या ये जर्नल लोन कहलाएगा? तो यहां तक बात समझ आई है? अब जरा थोड़ा सा कमडेंट बन के जरा एक अगली बात सोचना। बैंक 20 मिलियन का इंटरेस्ट है, लेकिन क्या 20 मिलियन की अमाउंट का सारा इंटरेस्ट अब कैपिटलाइज होना चाहिए, या सिर्फ अब उस अमाउंट से रिलेटेड इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल हुई है? क्या अब सिर्फ 10 मिलियन के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो इंटरेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग एसेट पे कैपिटलाइज होना चाहिए, या सारा इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज होना चाहिए? सारा इंटरेस्ट कब कैपिटलाइज होने की कुछ सेंस बनती है? जब लोन लिया ही क्वालिफाइंग एसेट के लिए। लेकिन अगर जर्नल लोन होगा तो देन आप सारे लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ उन अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स को ढूंढेंगे जो क्वालिफाइंग एसेट पे इस्तेमाल होंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, मैं किस अमाउंट की बात कर रहा हूँ? मैं 5 मिलियन की बात कर रहा हूँ, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, या मैं 10 की बात कर रहा हूँ? 10 में आप क्यों इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि 10 क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल। अगला सेंटेंस एक पढ़ लें, फिर यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिएगा पढ़ा। इन सच अ केस ऑल इंटरेस्ट इनकम ऑफ द लोन इज नॉट रिलेटेड टू दिस क्वालिफाइंग एसेट। यहां तक मैं रुक रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है इस पहले इफ से लेके इस एंड तक क्वालिफाइंग एसेट वाले तक एक नजर रिवाइज करें और कोई कंफ्यूजन कर लीजिएगा तो प्लीज दूर कीजिएगा ताकि टेंशन फ्री होकर हम आगे चल सके। आपका क्या था? तो रेट का तो इशू नहीं है, बैंक को 20 मिलियन पे 12%, लेकिन उसमें से कितने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज होना चाहिए? 10 मिलियन इंटू 12%, ये कैपिटलाइज होना चाहिए और बाकी जो बनता है वो एक्सपेंस होना। अब सारा लोन इज नॉट रिलेटेड टू दिस एसेट। तो जनरल बोरिंग के केस में क्या होता है कि जो अमाउंट जनरल बोरिंग में से क्वालिफाइंग एसेट के लिए इस्तेमाल होगी उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट बनता है उसे कैपिटलाइज करना चाहिए शायद। क्या ख्याल? हाँ, रेट तो वही होगा, रेट तो जो अगर 10 मिलियन अब उसी में से 10 मिलियन उठाया ना, और किस रेट पे ये पैसे लिए हुए थे, तो रेट तो वही होगा। आगे ना करनी देगा, अगले वर्ड्स मेरे लिए। ये नहीं इधर कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके सर, इस खामोशी की वजह दूसरा एरर ढूंढना। इन सब जर्नल बोरिंग्स amount of borrowing cost to be capitalized is calculated as follows। हमारा जो रियल इस वक्त चैलेंज है जिसे सॉल्व करना हमने रिजॉल्व करना हमने, वो ये है कि यही हेडिंग पहले हमने इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स पढ़ी थी। तो अगर स्पेसिफिक बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है तो उसका फॉर्मूला जरा मेरी तरफ देख के बोलने की ख्वाहिश करें। इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये दो वर्ड्स तो जेन में रखे जा सकते हैं। बाकी ठीक है, बाकी जेन में होने चाहिए, लेकिन कम से कम पहली चीज क्या, दूसरी क्या? इंटरेस्ट इनकम लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। लेकिन अगर जनरल बोरिंग्स हैं तो जनरल बोरिंग में बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कैसे आएगी? एक फार्मूला सामने आ रहा है, एक्सपेंडिचर्स 10 मिलियन या 20 मिलियन, 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्ट बगैर वर्ड बोलते देखी जाएगी जो भी कैपिटलाइजेशन रेट, एक सेकंड इग्नोर करके आगे चलना, मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, तीनों चीजें इकट्ठी एक दफा बोल दो। एक्सपेंडिचर ऑफ 10 मिलियन उठाने में कोई लॉजिकल एतराज?
सिर्फ एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। अगला जो वर्ड है कैपिटलाइजेशन रेट, उसमें परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैपिटलाइजेशन रेट के लिए ऊपर जाए 12%। अगर बेटा एक ही जर्नल लोन है, अगर एक ही जर्नल लोन है तो उसी जर्नल लोन का रेट कैपिटलाइजेशन रेट कहलाता है। लेकिन क्या एक से ज्यादा जर्नल लोन भी हो सकते हैं? मतलब एक से ज्यादा लोन्स हैं और उनका पर्पस डिफाइंड नहीं। एक से ज्यादा लोन्स हैं और पर्पस डिफाइंड नहीं है, ये लोन्स क्या कहलाएंगे? जर्नल लोन। अब इन जर्नल लोन्स के रेट डिफरेंट हो सकते हैं, एमसीबी के, एचबीएल, यूबीएल वगैरह वगैरह। तो अगर तो एक ही जर्नल लोन है तो उस लोन का रेट ही कैपिटलाइजेशन रेट कहलाता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा जर्नल लोन्स होंगे तो देन फिर एक सॉर्ट ऑफ एवरेज रेट कैलकुलेट हो जाता है, वो इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। फिर वो एवरेज रेट कैपिटलाइजेशन रेट है। अगर एक ही जर्नल लोन है तो किस रेट का नाम कैपिटलाइजेशन रेट है? जो रेट है 12% इस केस में, अगर एक ही जर्नल लोन है वही कैपिटलाइजेशन रेट है। लेकिन कैपिटलाइजेशन रेट कब डिफरेंट भी हो सकता है, जब एक से ज्यादा जर्नल लोन होंगे तो उस केस में एवरेज रेट निकलता है। एवरेज रेट कैसे निकलता है मैं समझाता हूँ। उस केस में फिर उस एवरेज रेट को कैपिटलाइजेशन रेट है। ठीक है सर। तो कैपिटलाइजेशन रेट पे आने से पहले एक आखिरी वर्ड भी पढ़ लें। फिर टाइम पीरियड से क्या मुराद है? क्या इंटरेस्ट हमेशा टाइम बेसिस पे होता? तो फिर हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सपेंडिचर किस दिन हुआ था और वहां से लेके कब तक रहा बैलेंस शीट डेट तक। तो उसी तरह जिस तरह लोन का टाइम पीरियड गिना जाता है, एक्सपेंडिचर्स का भी टाइम पीरियड गिना जा सकता है। लेकिन कैसे, इंशाल्लाह क्वेश्चन तक हमने पहुंचना है। लेकिन अब आ जाए जरा पहले कैपिटलाइजेशन रेट की बहस कर। एक्सपेंडिचर उठाने की सेंस क्लियर है सर? एक्सपेंडिचर उठाने की सेंस क्लियर है सर? अब ऐसे ऐसे चलते हैं, पहले कैपिटलाइजेशन रेट फिर टाइम पीरियड गिना। तो कैपिटलाइजेशन रेट को समझने के लिए नेक्स्ट हेडिंग में फार्मूला देखने के बाद दोबारा बोल रहा हूँ। आईयूसी खत्म करके दोबारा ट्राई करें। कुछ सी बात होगा, एक्सपेंडिचर क्वालिफाइंग कैसे मल्टी वाला कैपिटलाइजेशन रेट इनटू टाइम पीरियड। कैपिटलाइजेशन रेट का पहला सेंटेंस पढ़ा, इस हेडिंग का पहला सेंटेंस। If there is only one general loan, then there is no need of any extra working. वही लोन का रेट क्या कहलाएगा? कैपिटलाइजेशन रेट। लेकिन नंबर 2 में आ जाए, if there is more than one journal loan having different interest rates, then we calculate an average rate of interest, which is then called as capitalization rate as follow. As follow को पढ़ के परेशान होने की बजाय सेकंड बोर्ड पे आपको बड़ा इस वक्त तक ये पता है कि इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट कैसे आती है? अगर वो उठा लिया जाए तो इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट आ जाती है। प्लीज यार कोई हिम्मत किया करो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन, बोले बोले हिम्मत करो। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन इनटू रेट और फिर उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनकम। व्हाट इज द मीनिंग इंटरेस्ट इनकम? जो इंटरेस्ट बनता, जो हो गया इनकम, जो इंटरेस्ट हो गया। एनी कंफ्यूजन? मैंने अब टाइम पीरियड इसलिए लिखा कि वो डिपेंडिंग अपॉन के 12 महीने, 6 महीने, 4 महीने, वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेन दो चीजें, फिर डेफिनेट टाइम पीरियड भी कंसिडर होता है डिपेंडिंग अपॉन के कितना टाइम पीरियड गुजर गया। ठीक है यार? अब बेटा मैं इसी फार्मूले में अगर आपसे कहूँ कि मैंने रेट कैलकुलेट करना है, अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पता चल जाए, रेट पता चल जाए, तो आप मुझे क्या बता देंगे? इंटरेस्ट इनकम। और अगर मैं कहूँ कि मुझे रेट निकालना है तो आप मुझे क्या फार्मूला बनवा देंगे? इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। सोच लो, इधर उधर जाके डिवीजन हो जाएंगे। सर ही हो जाएगी। सर 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 मैं तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अकाउंटिंग तो चले अपना। रेट इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा? इंटरेस्ट इनकम
डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कंफर्टेबल? इन वर्ड्स को ज़हन में रख के आप फार्मूला पढ़े जो लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? तो बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड सिंपली मींस इंटरेस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय वेटेड को सर्कल लगाने और क्वेश्चन मार्क लगाने, वेटेड में सॉल्यूशन बताओ। बोरिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब लोन आउटस्टैंडिंग कह सकते हो। बोरिंग किसे कहते हैं? लोन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। तो क्या मैं कह सकता हूँ इन्हीं वर्ड्स को थोड़ा सा जरा डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, सवाई किस लफ्ज के? वेटेड, उसको जरा एक सेकंड क्वेश्चन मार्क लगा लो। फॉर्मूले की समझ आती है? प्लीज एक मिनट साइड फाइनल लग रहा है। इंटरेस्ट इनकर्ड की जगह क्या लिखा नजर आ रहा है? और इंटरेस्ट इनकर्ड और डिवाइड बाय, पहला लफ्ज छोड़ दें। बोरिंग्स मींस लोन आउटस्टैंडिंग, इनटू 100 क्यों? आंसर जरा परसेंटेज में आता है। तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके चंद वर्ड्स एक्स्ट्रा लगा के क्या कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ? बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग फिलहाल इनटू 100। तो क्या यहां से कोई रेट आ जाएगा? ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे देख के बताया, जब एक से ज्यादा जर्नल लोन्स हो और उनके रेट्स, और अगर एक ही जर्नल लोन हो तो उसी का रेट एज इट इज कैपिटलाइजेशन रेट कहलाएगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा नोट करना चाहे तो कर लें, मैंने जरा मिटा दिया। और वेटेड पे कंफ्यूज ना रहिएगा, मैं भी क्वेश्चन के डाटा की बेस पर समझाऊं। जी सर, एनी कंफ्यूजन जो रिजॉल्व नहीं हो रही? जी साहब, नहीं हो गया शुरू? नहीं, अब इशू है ये। एक है स्पेसिफिक लोन, एक है जनरल। स्पेसिफिक लोन मींस अ लोन व्हिच इज फॉर क्वालिफाइंग एसेट, देयरफॉर उसका सारा इंटरेस्ट लेस अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम में कैपिटलाइज हो। लेकिन जनरल लोन इज नॉट फॉर द ओनली पर्पस ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट, इसलिए इसका सारा इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ जो इस लोन में से एक्सपेंडिचर हुए हैं क्वालिफाइंग एसेट के लिए उसने कैपिटलाइज हो। तो पहला वर्ड हो गया एक्सपेंडिचर। फिर अगर एक से ज्यादा जनरल लोन है तो फिर एक एवरी रेट कैलकुलेट होगा और उसकी बेस पे फिर टाइम पीरियड कंसिडर करके इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। ठीक है, ये कुछ और कंफ्यूजन थी? ये मिटा दो। अब भाई ये जो हमने पढ़ा है जरा इसको जरा एक क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करेंगे। एनटीके प्राइवेट लिमिटेड हैज द फॉलोइंग जर्नल लोन्स। सब पहले यही रहेगा कि क्वेश्चन स्पेसिफिक लोन है या जर्नल है। तो इस वक्त थोड़ी देर के लिए हमारी सारी बहस किधर चलेगी? जर्नल लोन। आउटस्टैंडिंग एट 31 दिसंबर 2005। कितने लोन है सर? किस किस रेट पे हैं? कितनी कितनी अमाउंट है? कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स अब आएंगे, अगर डिस्टिंग्विश हो गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। देन अगला सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे चल लिखा हो, all the three loans were brought forward from the previous year, neither loan is taken during the year nor is repaid। दोबारा पिछली पेज पर है, ये किस दिन के जनरल लोन आउटस्टैंडिंग बताएंगे? 31 दिसंबर 5 के। और अगला सेंटेंस लिखा हुआ है तीनों लोन्स पिछले सालों से आ रहे हैं, कोई भी लोन इस साल नहीं लिया और ना ही उसमें से कुछ वापस हुआ। ये ट्रांसलेशन बनेगी। पिछले पेज पे दोबारा जाए, क्या ये 31 दिसंबर 5 के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है? अरे 31 दिसंबर 5 के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है सर। लेकिन बेटा अगर ना भी लोन फर्दर लिया ना ही कुछ रीपे किया है
तो क्या यही बैलेंसेस ब्रॉड डाउन भी थे? हिम्मत हिम्मत, ब्रॉड डाउन भी थे। ब्रॉड डाउन क्यों थे? इस साल लिए भी नहीं है ना वापस किए हैं, तो क्या यही ब्रॉड डाउन बैलेंस ही कैरी डाउन बैलेंसेस बन गए हैं? और इन अदर वर्ड्स क्या ये बैलेंसेस 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000 ये पूरा साल एज इट इज कांस्टेंट ही रहे? और कांस्टेंट बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कहलाते हैं। मेरे 3 सेंटेंसेस दोबारा सुने। क्या ये क्लोजिंग बैलेंसेस है किस दिन के? लेकिन अगर ये लोन ना इस साल लिए हैं ना इस साल इसमें से कुछ वापस किया है और लिए पिछले सालों में है, तो क्या हमारे 2005 के एंगल से यही ब्रॉड डाउन भी होगा? और यही ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन अगर सेम है तो क्या यही आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस फॉर द ईयर भी होंगे? इन अदर वर्ड्स 3 लाख पे एट द रेट ऑफ 6% बैंक को पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। अरे पूरे साल का देंगे सर, 2 लाख पे भी पूरे साल का देंगे 8% के हिसाब से, और 1,50,000 पे 9% के हिसाब से पूरे साल का देंगे। इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो क्या यही क्लोजिंग बैलेंसेस, यही ओपनिंग बैलेंसेस होने की वजह से these balances remained constant throughout the year? अजीब वर्ड्स हमें कुछ हजम नहीं सर। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम the company spent the following amounts on the construction of an asset. क्या है एक्सपेंडिचर्स की एंट्री करो, एसेट पे होना खर्चे, तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस डेबिट। एंड एसेट इज फाइनली नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज एज ऑन 31 दिसंबर 5 का मतलब बताएं। क्या एसेट की कंस्ट्रक्शन अभी फिर इसका मतलब जारी होगी और सीज डेट नहीं आई होगी? ईयर एंड पे सीज डेट नहीं है। डन सर? तो क्या ये पॉसिबल है कि इस साल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई लेकिन इसी अकाउंटिंग ईयर में कंप्लीट नहीं हो सकी? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समटाइम्स हो सकता है अगले सालों में जाके कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। हाँ, लेकिन नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज का मतलब ये फिर जरूर होगा कि इस साल कोई डेप्रिसिएशन की बहस तो नहीं है, इस एसेट में डेप्रिसिएशन की बहस तो नहीं है। अच्छा हो तो गया 70,000, 80,000, 10,000, लेकिन डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगी? तो सही सेंटेंस बोल रहे हैं, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। रिक्वायरमेंट पढ़े, कैलकुलेट नंबर 1 capitalization rate, number 2 borrowing cost eligible for capitalization, number 3 carrying amount of the asset as 31st, number 5, number 4 पढ़ ले। क्या अमाउंट मांग रहा है, किस चीज की अमाउंट मांग रहा है? एक्सपेंस की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है? सही पढ़े 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 पढ़े, पढ़े। अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम एज एन एक्सपेंस। तो इस साल क्या कुछ अमाउंट एक्सपेंस आउट भी होनी है जो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो एक्सपेंस आउट होनी है। रिक्वायरमेंट 1 जहन में रख के गेम शुरू कर दो। देखिए जी पहले मेरे वर्ड सुनते रहे और कैंडी प्लीज अप्लाई करते रहे मेरे साथ। कुछ फार्मूला बोल दे कैंडी कैपिटलाइजेशन रेट का। लिखे शॉर्ट से वर्ड्स में लिखे, एक दो लिखे। बोरिंग कॉस्ट इनकम डिवाइड बाय वेटेड loans means borrowings outstanding into 100 ताकि आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट हो। बस लिखे और रुके। क्या आपके क्वेश्चन में
एक जनरल लोन है या 3 जनरल लोन है? अच्छा, अगर 3 स्पेसिफिक लोन है, 3 स्पेसिफिक लोन हो, क्या मतलब? 3 लोन लिए सिर्फ एसेट के लिए, तो उधर कोई कॉन्सेप्ट कैपिटलाइजेशन रेट का नहीं है। उधर क्या होना है, लोन वाइज वर्किंग वैसे ही होनी है जैसे आपने कल क्वेश्चन नंबर 2 में किया। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा सामने रखा? क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्ट इंकर्ड की वर्किंग देखें। कोई रेट एवरेज नहीं करना है, लोन ए अलहदा डिस्कस होना है, डी अलहदा, सी अलहदा, डी अलहदा, एफ अलहदा, जी अलहदा। तो अगर एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन्स हो उनके लिए क्या करना, अलहदा अलहदा वर्किंग करना। लेकिन अगर एक से ज्यादा जर्नल लोन हो तो क्या करना, कैपिटलाइजेशन रेट पहले करना। तो ये सेग्रीगेशन हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है सर? तो क्या कैपिटलाइजेशन रेट निकालने की जरूरत है? क्यों? सही पूरे सेंटेंस बोलो। 3 जनरल लोन हो गए, लेकिन अगर 2 भी होते तब भी रूट रेट निकलता। तब नहीं निकलता जब एक ही जनरल लोन। तो इसका बड़ा सिंपल क्या करना है, बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड से मुराद इंटरेस्ट इंकर्ड पहले करवा दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल, शायद वर्किंग हो जाए। कैलकुलेटर उठाए आपको। लोन 1 देखें, क्या 3 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? क्या 3 लाख आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? मल्टीप्लाइड बाई 8% करें, सॉरी 6% करें। ये क्या आ गया? ये 18,000 रुपीज क्या आ गया सर? व्हाट इज दिस? बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड ऑन लोन 1। अगले वर्ड्स में इसमें गौर से, अगर ये पूरे साल का इंटरेस्ट है तो क्या 3 लाख रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर फुल ईयर? तो सिंपली बेटा इसकी बेस में बोरिंग आउटस्टैंडिंग लिखनी है, तो 3 लाख लिख सकता हूँ। 18,000 क्या है? इंटरेस्ट इंकर्ड फॉर 12 मंथ्स एंड डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग बोरिंग फॉर 12 मंथ्स। क्या इस बोरिंग का वेट टाइम के हिसाब से 12 महीने है? क्या ये 12 महीनों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? तो जिस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट लिख रहे हैं उसी टाइम पीरियड का अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख रहे हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक? लेकिन क्या लोन्स और भी हैं, तो अपने टोटल बोरिंग कॉस्ट इंकर्ड फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे करते जाए आप? 2 लाख इंटू 8%, 2 लाख इंटू 8%, व्हाट इज 16,000? इट इज इंटरेस्ट इंकर्ड ऑफ फुल ईयर। फुल ईयर, ये फुल ईयर का क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि पूरा साल आउटस्टैंडिंग है, तो क्या पूरे साल के ही एंगल से 12 महीने ही वेट बनता है इसके प्रिंसिपल का भी? कि क्या करी जा रहा हूँ, आसान से लफ्ज़ों में बताएं क्या करी जा रहा हूँ? इंटरेस्ट इंकर्ड को बैलेंस से डिवाइड करी, वही जो फार्मूला इकट्ठा करके एवरेज ले रहा हूँ। लास्ट वन 1,50,000 इंटू 9%। प्लीज फिगर सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में ये मसला रह जाए ये 18 कहाँ से आया, ये 16 कहाँ से आया, किसी को पता चला ये कहाँ कहाँ से आया? सर ये 18 कैसे आया? 18 इंटू 30 इंटू 6%, 3 लाख, 2 लाख इंटू 8%, और फाइनली बताइए फिर 115 9%, 13500। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब इसके लिए वर्ड्स आप बोल देंगे ना, जो मैंने पहले 2 लोन्स के लिए बोले। व्हाट इज 13,500? इंटरेस्ट इंकर्ड फॉर 12 मंथ्स डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 12 months. What is outstanding balance of 12 months against this loan number 3? 150. तो सिंपली मैंने क्या किया, जितने अरसे का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सॉरी जितने अरसे का इंटरेस्ट इंकर हो रहा है उसी टाइम पीरियड का मैंने आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिख के इंटू 100 कर दिया है, इज इक्वल टू दबाएं लिख के। जी सर, व्हाट इज 7.31%? इट इज कैपिटलाइजेशन एंड दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह। लिखें।
राउंड ऑफ कर लीजिएगा, मेरे ख्याल 7.31 पे होगा राउंड ऑफ, तो बन रहा है 20 बना लीजिएगा 7.31% पर एनम लिखा। जी ओके जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट खत्म। बी रिक्वायरमेंट क्या है? बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, हेडिंग में एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, क्या मतलब? वो कौन सी बोरिंग कॉस्ट की अमाउंट है जो एलिजिबल है कैपिटलाइज होने के? जी बिल्कुल ठीक है, जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है। डन सर, हेडिंग लिख ली। लेकिन यहाँ रुकिए जरा एक सेकंड, डिसीजन ये लेना पड़ेगा इस हेडिंग को लिख के, क्वेश्चन इज अ जनरल बोरिंग या स्पेसिफिक बोरिंग। जी सर, अगर जनरल बोरिंग तो फार्मूला क्या जहन में आएगा? जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर ढूंढेंगे। व्हाट इज द फार्मूला टू अप्लाई द बोरिंग कॉस्ट इन केस ऑफ जनरल बोरिंग? देखें ढूंढ के जरा, एक्सपेंडिचर ढूंढ रहे हैं अब, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन ऐड करना है, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड को कैसे सोचना है वो भी बताता हूँ। प्लीज बोलते बोलते लिख लीजिएगा क्या फार्मूला है कैपिटलाइजेशन के लिए। जी सर, रेडी सर। लुक एट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर्स ढूंढने, एक्सपेंडिचर्स ढूंढने सर 70,000, 80,000 और 10,000 मिलता है सर। गौर से देखने की ख्वाहिश रखिएगा, मत लिखिएगा, पहला खर्चा देखें, अमाउंट बोले 70,000, कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढ के बोले सर, प्लीज बोले सर, प्लीज बोले सर, 7.31% मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, बहुत गौर सुन के आज ही फाइनल करके उठिएगा। गौर से देखें 70,000, 70,000 एक्सपेंडिचर है, इसके सामने एक डेट लिखी हुई है 31 जनवरी 2005। फुल कंसंट्रेट करूंगा, ये 70,000 है क्या? एक्सपेंडिचर है, कहाँ लगा होगा? ये पैसे आए कहाँ से? कौन से लोन से? जनरल लोन से। हमने कैश उठाया, पे कर दिया। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग, ये 70,000 कहाँ लगा? क्वालिफाइंग एसेट पे लगा। किस दिन लगा? क्या इस दिन से ऑनवर्ड्स इस 70,000 पे जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो इसी क्वालिफाइंग एसेट की वजह से पड़ेगा? इसका तरीका क्या होता है? व्हाट इज द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर? 31 जनवरी। ऑनवर्ड्स गिनने शुरू करूं या बैकवर्ड्स जाऊं? इस 70,000 पे आप जो ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट होगा वो इस क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड होगा। ऑनवर्ड्स कहां तक जाएंगे? जहां तक एसेट की सीज डेट ना आ जाए, एसेट की कैपिटलाइजेशन की सीज डेट ना आ जाए। बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होकर कब एंड होनी है? कमेंसमेंट से शुरू होकर सीज डेट तक जानी है। अपना सवाल गौर से देखें, डाटा देखें, देखी जाए क्या सीज डेट हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो क्या 31 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड इस साल में गिनूंगा मैं? कहां से कहां तक गिनना होता है? एक्सपेंडिचर डेट से लेके सीज डेट तक, लेकिन अगर सीज डेट ना है तो ईयर एंड तक गिनना होता है। कितने महीने बन गए? 11 काउंट कर लिए सबने। एक और जरा यहीं से देखें, अगले खर्चे की डेट क्या है? सर जी क्या है सर? 1 अप्रैल से कहां तक गिने? सीज डेट अगर नहीं है तो कहां जाके रुक जाए? कितने मंथ्स बन गए सर? 9 बन गए सर, गिनना अलाउड है सर। लास्ट खर्चे की डेट बताएं। 1 दिसंबर। मंथ्स गिन दे सर, ऑनवर्ड्स गिने बैकवर्ड्स गिने? किस डेट से ऑनवर्ड्स गिनने हैं? डेट ऑफ एक्सपेंडिचर से ऑनवर्ड्स कहां तक जाना है? ये एंड तक जाना है, अगर सीज डेट ना आ गई बीच में तो। आज अप्लाई कर।
पहले तो दोबारा बता दें 11/12 31 जनवरी था ये, तो फरवरी मार्च अप्रैल काउंटेड प्लीज 11 फरवरी टू दिसंबर, बाकी खुद से लिखें और अमाउंट्स बताएं। बाकी अमाउंट्स लिख लें, रेट मल्टीप्लाई करें, टाइम पीरियड गिन लें, फाइनल आंसर्स मुझे बताइए। ये फिगर्स फाइनल कर लें क्या? जी कर ले फाइनल, टोटल कर ले। जी 80,000 इंटू 7.31 इंटू 9/12 गिन लिया, अप्रैल टू दिसंबर, एंड फाइनली 10,000 मल्टीप्लाइड बाय। तो क्या ढूंढना है? नंबर एक एक्सपेंडिचर्स, देन क्या ढूंढना है? कैपिटलाइजेशन रेट, देन क्या ढूंढना है? कहां से कहां तक टाइम पीरियड गिनना है? एक्सपेंडिचर की डेट से लेके बैलेंस शीट डेट तक, अनलेस बीच में सीज डेट आ जाए फिर वहां तक। आंसर्स आएंगे 4691, 4386, 61, टोटल कर लें 9138। Nine one 38. What is the name of this amount finally? 9138. Borrowing cost eligible for capitalization. Borrowing cost to be capitalized. ठीक। Borrowing cost to be capitalized. Okay जी please. Any confusion anywhere? ये राउंड ऑफ बेटा सही करे, 609 नहीं बनता, 61 बनता है। मेरा ना 60.9 होना शायद। फाइनल आंसर कितना था? तो 60.9 होगा मेरा ख्याल। तो काइंडली प्लीज राउंड ऑफ सही करें, रुपीज में राउंड ऑफ करें। सी रिक्वायरमेंट सर, स्पीड अप हो जाएगा, स्पीड अप स्पीड अप। एनी इशू सर? जी फ्रेंड्स, सी रिक्वायरमेंट बोले क्या? कैरिंग अमाउंट एज ऑन, कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005। कैसे वर्किंग करूं? कैरिंग अमाउंट प्लीज कंसंट्रेट। कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? एक्सपेंडिचर्स फाइनल कर लें, एक्सपेंडिचर्स ढूंढ दें। 70,000 जमा 80,000 प्लस 10,000, 160 तो ये खर्चे हो गए, प्लस क्या होना है? बोरिंग कॉस्ट सारी, या भी कैपिटलाइज वाली, भी कैपिटलाइज्ड ढूंढे। What is the amount of borrowing cost to be capitalized? 9138
टोटल का नाम नहीं सर, कॉस्ट फिलहाल कॉस्ट, एक सेकंड के लिए कॉस्ट। ठीक है बेटा, नोट। नई चीज लेस accumulated appreciation, accumulated appreciation के एंगल से क्वेश्चन पढ़ा है। और सर जी 70,000 पे 11 मंथ्स की आएगी ना डेप्रिसिएशन यार, 9 मंथ्स की आएगी, 10 मंथ्स की, 1 मंथ की आएगी। अभी आई तो है, वो क्या है अभी, तो बोरिंग कॉस्ट इंकर हुई है ना। तो एसेट की डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होती है, जब वो अवेलेबल फॉर यूज, और हमारे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एसेट अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है लास्ट लाइन में, तो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन, जीरो। तो व्हाट शुड बी एक्यूमुलेटेड, जीरो। अगले वर्ड गौर से सुने, क्या फिर कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट होगी। देखिए क्या ये एसेट कंसंट्रेशन होते हैं, क्या ये एसेट आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना चाहिए एज ऑन 31 दिसंबर 15 में, जितना का बन गया क्या उतना का आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में आना चाहिए, जितना का बन गया है यार, इसको छोड़े। फॉर एग्जांपल आपका प्लॉट है, प्लॉट में आपने घर बनाना शुरू कर दिए, एक फ्लोर बन गया, 3 और बनाने, तो क्या आपको अपनी एसेट की लिस्ट में लिखा होना चाहिए कि मेरे पास एक घर है इस बैलेंस शीट डेट पे जो एक फ्लोर पूरा हो चुका है, और अगर दिल करा नहीं लिखना तो प्लीज वो मुझे दे दें। आपका है सर, एक फ्लोर तक का एसेट आपका है, अगले साल लगे दोनों और हो जाए, फिर 3 तक का। बल्कि मैं तो शायद यहाँ तक दूंगा, अगर फर्ज करें सिर्फ एक ईंट लिख रखी है, ईयर एंड आ गया, तो क्या ये इस एक ईंट की अमाउंट आपका एसेट है सर, वरना ईंट मुझे देनी पड़नी, सोच लें, अगर एसेट आपका नहीं खेल रहा होगा। जितना एक एसेट बन गया वो किसका है, वो हमारा है, तो यकीनन पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन जितना खर्चा हो गया है उस खर्चे के मुताबिक एसेट हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आना चाहिए। आप किस हेडिंग में नहीं नजर आना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से फिलहाल नजर नहीं आना चाहिए, ये किस नाम से नजर आना चाहिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से ये नजर आएगा। कैसे, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, तरीका सर ये होता है एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही लिखेंगे, चंद एग्जांपल्स बोल देंगे जरा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मोटर व्हीकल्स स्केड्यूल वगैरह बना देंगे, यहाँ से वगैरह आ जाएगी। ये तो वो एसेट्स होंगे जो अवेलेबल फॉर यूज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रहे हैं, डिवैल्यू भी में भी हो रहे हैं, कुछ कॉस्ट मॉडल पे होंगे। और अगर कोई एसेट्स बन रहे हैं तो उन पे डेप्रिसिएशन का कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनकी अमाउंट जितनी इनकर हो गई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स के में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बाद कैपिटल वर्क इन प्रोसेस के नाम से आएगी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 169 138 अप टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट, दिस इज योर एसेट 169 138। समझ आता है प्लीज, जितना बन गया उतना खर्चा हमारा एसेट है, बाकी डेफिनेटली अभी इसमें और ऐड होगा, अल्लाह करे अगले साल कंप्लीट हो जाए, फिर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का हेड खत्म होके कैपिटल वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हिस्सा बन जाएगी, फिर ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट भी होगी, फिर कॉस्ट मॉडल भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है। मींस से इस केस में जितनी कॉस्ट है फिलहाल वही अमाउंट कैरिंग अमाउंट बन के बैलेंस शीट में चली जाए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैरिंग अमाउंट, cost minus accumulated depreciation, and if accumulated depreciation is zero then cost ही carrying amount कहलाएगी। डन सर, इसकी अगर प्रेजेंटेशन लिखना चाहे तो मेरे ख्याल है फर्स्ट टाइम शायद बात हुई आपके सामने, तो ये भी अब क्लियर रखना है आपने कि वेयर इज द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स इमीडिएटली आफ्टर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। योके जी फाइनली कोई कंफ्यूजन लिख ले तो फोर्थ रिक्वायरमेंट पढ़ो। ये हेडिंग बना ले, क्या फाइंड आउट करना है, borrowing cost to be expense out
during the year ended 31st December 5 बनाए हेडिंग किसे बोरिंग कॉस्ट कहते हैं किसे तो इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट जाता कहाँ है ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा आवाज मेरी आ रही है तो सॉरी बीच में शायद इशू आया था कैंडी बताइए प्लीज इस वक्त आवाज का इशू रिजॉल्व कर बीच में शायद लैग हुआ था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये बोरिंग कॉस्ट बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस आउट होती है अनलेस वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड तो इन अदर वर्ड्स हमारे इस क्वेश्चन में जितनी बोरिंग कॉस्ट है उसमें से जो कैपिटलाइज हुई है वो तो एसेट में ऐड हो गई है और जो कैपिटलाइज नहीं हुई वो प्रॉफिट लॉस में होनी जानी है और वही हमने ढूंढनी है तो ये बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है अपनी रिक्वायरमेंट ए में आए जरा रिक्वायरमेंट ए के आंसर में सॉरी रिक्वायरमेंट ए के आंसर को देखें ये 18,000 ये 16,000 ये 13,500 ये क्या है क्या ये आपका इन 3 लोन्स का टोटल इस साल का इंटरेस्ट है इसके अलावा कौन सा इस साल का इंटरेस्ट है सर इसमें नहीं छोड़े खुदा के लिए सर मैं रिक्वायरमेंट एक ही बात करूँ 18,000 16,000 और 13,500 में कौन सा महीना छोड़ा है क्या ये 3 लोन्स का पूरे पूरे साल का इंटरेस्ट है जो बनता है सर 16,000 18,000 16,000 13,500 कैलकुलेट कैसे हुआ है और सर कैलकुलेट कैसे हुआ है सर पूरा पूरा साल का रेट लगाया सर कितने लोन है इस साल कितने कितने 3 लाख 2 लाख 1.5 लाख इनके रेट्स कितने कितने हैं 6%, 8%, 9% क्या पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे और क्या ये इन तीनों लोन्स के साल के इंटरेस्ट है क्या ये टोटल इंटरेस्ट बैंक को देंगे क्लियर अब आए रिक्वायरमेंट बी में 9138 क्या है 9138 क्या है ये वो है जो कैपिटलाइज होना है तो टोटल कहाँ है कैलकुलेटर पकड़ा 18,000 16,000 and 13,500 total is 47,500 how much is to be capitalized 9138 in the requirement B therefore how much should be expense out नहीं समझ आ रही लिखिए वर्किंग what is total interest 18,000 plus 16,000 plus 18,500 is equal to sir 47,500 अब इसमें से अगर मैं लेस कर दूं टोटल में से क्या लेस कर दूं कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइज्ड क्योंकि उसकी वर्किंग की हुई हमने 9138 ठीक है 9138 balancing figure is 38,362 what is this amount to be expensed out amount to be expensed out इसकी एंट्री जरा करवा दे मेरे ख्याल ज्यादा बात जरा क्लियर हो जाएगी इन 3 फिगर्स को देख के कोई इंटरेस्ट फॉर द ईयर की एंट्री बनाएगा नहीं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट नहीं रॉन्ग साइड से शुरू किया सर आपने एक मिनट बैंक को कितने पैसे देंगे बैंक किस साल आपसे टोटल कितना पैसा तो कैश क्रेडिट और अगर नहीं दिया तो पेबल क्रेडिट कितना 47,500 बैंक इज नथिंग टू डू कि हम इन पैसों से क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे हमसे कितने पैसे लेने हैं 47,500 अगर दे दिए तो कैश क्रेडिट और अगर देने तो पेबल
अब आए इसके केस डेबिट क्या होना चाहिए? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से कितनी अमाउंट डेबिट होनी चाहिए? 9138 और बैलेंसिंग फिगर 38362 के अगेंस्ट क्या डेबिट होना चाहिए? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब क्लियर? लिखे एंट्री। ये ऑनलाइन सोर्स प्रोडक्ट क्लियर? ये फाइनली क्लियर है सर? कोई इशू? तो जो अमाउंट कैपिटलाइज नहीं होनी वो बेटा सिंपली कहां जानी है? जो अमाउंट एक्सपेंस आउट नहीं होनी, कैपिटलाइज नहीं होनी बोरिंग कॉस्ट की, उसने सिंपली कहां जाना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे। क्योंकि शायद पहला मुझे ये कह रहे थे घड़ियां ढूंढे, टाइम देखें, बहुत टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वन सेकेंड मेरी तरफ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 सर, सबलाइम स्पोर्ट्स एक थोड़ा सेम है, मुझसे सिर्फ आपने कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग समझनी है, वेटेड का वर्ड हम फाइनल करके बस कर जाएंगे। सबलाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इज करंटली मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर प्लांट। एक नजर क्वेश्चन पढ़ो। Up to 31st December 2003, the company has incurred costs totaling 5 lakh on construction of one of its plant. 31 दिसंबर 3 तक 5 लाख का खर्चा हो चुका है। Following journal loans are outstanding. कितने लोन? कौन से लोन? जर्नल। कैपिटलाइजेशन रेट की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी सर। लोन फ्रॉम HBL, underline the line, was taken on 1st July 3 and other loans were brought forward from previous years. MCB वाला लोन, MCB वाला लोन क्या पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? UBL वाला लोन क्या पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? और HBL वाला लोन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग। कब लिए? अगर बाकी कब लिए थे? पिछले सालों से आ रहे थे। तो UBL और MCB वाले लोन पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट इंकर होगा? 12 मंथ्स। और HBL पे 6 मंथ्स। कैपिटलाइजेशन रेट की वर्किंग करवाएं, बाकी बात हेडिंग लिखें। कैपिटलाइजेशन रेट का कोई फॉर्मूला एक दफा बोलना है। बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय वेटेड बोरिंग्स आउटस्टैंडिंग। ये वेटेड वर्ड का फाइनल करना है इसमें। तो प्लीज सॉल्व करने की बजाय, सॉरी लिखने की बजाय सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे लिखवाएं। कैलकुलेटर उठाएं, पहली लोन की अमाउंट बताएं, 5 लाख कैलकुलेटर पे लिखें, रेट मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल टू क्यों दबा दिया, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड क्यों नहीं किया, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, गौर से देख के आंसर बताएं। 45,000 फुल कंसंट्रेट, क्या ये पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है? देयरफॉर इसके प्रिंसिपल का वेट भी पूरे साल का है। एक मिनट यहाँ रुके, ये ठीक लिखा मैंने फर्स्ट लोन के एंगल से? कैसे लिखा मैंने? इंटरेस्ट फॉर द ईयर डिवाइड बाय वेटेड बैलेंस फॉर द ईयर। अच्छा, ये जो हो रहा है इससे होता क्या है? कैलकुलेटर लिखें 45,000 और सिर्फ इसी को एज इट इज डिवाइड करें 5 लाख से।
ये सर, ये असल में वेटिंग में वो रेट बन जाता है दोबारा इनटू पॉइंट, ये 0.09 बनना होगा, विच मींस 9% अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो असल में ये रेट बन जाता है, तो बाद में फिर एवरेज आउट हो जाता है, आपस में हो जाता है। समझ आ रहा है? लोन 2 छोड़ दें एचबी वाला, एक सेकंड के लिए लास्ट लोन पे 375 इंटू 11%, 41250, क्या है ये? पूरे साल का इंटरेस्ट इंकर्ड, देयरफॉर पूरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओके, अब आए सर दरमियान में, उसको जरा ध्यान से देखिएगा, उसका इंटरेस्ट बताएंगे 625 इंटू 10% इंटू 6.1। वाई 6.1? वाई कब लिए भाईजान? तो 6.1 डन सर। आंसर बताएं कैलकुलेटर पे, मत लिखें, देखें। अब बेटा अगर मैं इसकी बेस से, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने 6 मंथ्स का लिया है, लेकिन बेस में अगर मैं 625,000 पूरा लिख दूं, तो एक सेकंड के लिए 31250 डिवाइडेड बाय 625,000 करेगा, ये आधा रेट बन जाएगा, हालांकि रेट 10%। तो सिंपली सोचना कैसे, जिस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी टाइम पीरियड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस को भी वेट करना। मीन्स टू से, पहले इंटरेस्ट की अमाउंट कितने मंथ्स की है? 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आखिरी 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब दरमियान में देखें कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है? 6 मंथ्स, और मैंने अमाउंट एज इट इज लिख ली है। सिर्फ करना क्या है, जब भी कभी लेस देन 1 ईयर, लेस देन 12 मंथ्स का आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली जितने टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे उसी टाइम पीरियड में आपने बैलेंस को भी वेट करके लिखना है, वेट करके लिखना है। जरा अप्लाई करवा देंगे मेरे में क्या कहना चाह रहा हूँ? जिस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आपने लिखा है उसी टाइम पीरियड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस को वेट करके कैसे लिखूं? क्या करूं? अगर मैंने 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लिया होता, अगर 8 मंथ्स का लिया होता, अगर 12 मंथ्स का लिया तो करने की जरूरत नहीं, वो 12/12 में कैंसिल हो जाता। लेकिन क्योंकि 6 मंथ्स का इंटरेस्ट था, तो देयरफॉर बैलेंस को भी आपने वेट करके अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स के एंगल से। अब क्लियर है सर? क्या आंसर आएगा? 31250 सर लिखें, और कोई इशू नहीं है अगर आधा मिनट ज्यादा लग गया। फाइनली 200 कर लीजिए। ये सॉल्व करें, मतलब क्या मेरे ख्याल 9 पॉइंट छट्टा नहीं, पता नहीं 8 9 फर्दर अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो मैक्सिमम राउंड ऑफ करने 2 डिजिट्स पे जाके जितना होता है। नहीं 10 तो रहने दें, पॉइंट्स में जाए 2 डिजिट्स तक, लेकिन 2 डिजिट्स में जाकर फाइनल करना। 9.89 बराबर ठीक है। रेट को प्लीज 2 डिजिट्स पे ले जाकर राउंड अप करें। हाँ, रुपीज अगर लिख रहे हो अमाउंट के, उसको रुपीज में राउंड अप करें। ये जो नई चीज आई है 6/12, ये समझ आ गई सबको? क्या ये हमेशा 6/12 ही होगा? क्या सेंटेंस बोला मैंने? इस टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उसी टाइम पीरियड में वेट करें। तो मैंने पहले और तीसरे को वेट क्यों नहीं किया? मैंने किया है, लेकिन उनका वेट क्या है? 12/12, 12/12। तो 12/12, 12/12 कैंसिल हो गया। ये आंसर फाइनली 9.89%। बाकी बेटा इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 4 की जो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी? BCD और काइंडली क्वेश्चन नंबर 5। मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 में एक दो वर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो रिमेनिंग 3 रिक्वायरमेंट्स,
और क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिएगा। 5 रखते हैं सर। चलें इंशाल्लाह मंडे को फिर यहीं से मुलाकात होगी। अच्छा जाते हुए काइंडली आपके वो टेस्ट चेक हुए हैं जो 1-2 दिन पहले हुए थे, तो नीचे भी शायद अवेलेबल है, नीचे भी, तो नीचे वाले पे टी रूम में चले जाओ। जो नीचे बेटा हजरात बैठे आप टी रूम में चले जाएं, और जो ऊपर हजरात हैं वो काइंडली अपने टेस्ट लेके जाइएगा वापस। अल्लाह हाफिज़।